हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेके आ गए हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज के क्लास का एजेंडा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू डिकोडर। सबसे पहले डिकोडर के बारे में हम समझेंगे, उनका डिफिनेशन देखेंगे। फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिकोडर है, यानी कि ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे डिकोडर का। फिर डिकोडर का टाइप्स देखेंगे। फिर ट्रूथ टेबल डिकोडर का देखेंगे। फिर लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे डिकोडर का। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन का मीनिंग है कि इनका यूज, डिकोडर का यूज क्या है, तो इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। और फिर है एडवांटेज ऑफ डिकोडर, ठीक है। फिर लास्ट में है डिसएडवांटेज ऑफ डिकोडर। तो इन सभी पॉइंट्स को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो आप सभी जुड़े रहें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इंट्रोडक्शन टू डिकोडर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या से समझते हैं, ए डिकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक डिकोडर क्या है, ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। डेट कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने का काम करता है। फ्रॉम एन इनपुट लाइन, यदि हमारे पास एन इनपुट है तो वो मैक्सिमम 2 n यूनिक आउटपुट लाइन हमें दे देगा। सपोज डेट कि हमारे पास इनपुट में तीन है इनपुट, ठीक है। तो इनका आउटपुट कितना होगा, 2 3 और ये हो जाएगा 8। तो हमें आउटपुट में 8 मिलेगा। ये जो n है ये रहेगा नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इनपुट वेरिएबल, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल होगा। आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। तो इस तरह से हम आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द मेन पर्पस ऑफ ए डिकोडर। डिकोडर का क्या है मेन पर्पस, टू आइडेंटिफाई और सेलेक्ट ए पार्टिकुलर आउटपुट लाइन। एक पार्टिकुलर आउटपुट लाइन को आइडेंटिफाई करना और सेलेक्ट करने का काम है। और वो किन चीज के बेस पे करता है, तो बाइनरी इनपुट कोड के बेस पे करता है। जो भी एज ए इनपुट बाइनरी कोड मिलता है, बाइनरी नंबर मिलता है, उन चीजों के बेस पे ये आउटपुट को सेलेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करने का काम करता है। मेन पर्पस डिकोडर का यही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड ए मीन टर्म जनरेटर। इसको अक्सर क्या बोला जाता है, तो मीन टर्म जनरेटर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है जनरेट्स ऑल पॉसिबल मीन टर्म, जितना भी पॉसिबल मीन टर्म होता है उन सभी को जनरेट करता है। जो भी इनको गिवन इनपुट दिया हुआ रहता है, इनपुट वेरिएबल जो दिया हुआ रहता है, उन सभी के हेल्प से इनका जितना भी पॉसिबल मीन टर्म हो पाए ये जनरेट करके दे देता है। तो इसलिए इनको बोलते हैं मीन टर्म जनरेटर। आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। अब मीन टर्म क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जो भी वेरिएबल होता है उनका जो प्रोडक्ट वाला टर्म है, जैसे कि एक्स वाई जेड है, या एक्स कंप्लीमेंट वाई जेड है, या एक्स वाई कंप्लीमेंट जेड है, ये एक एक ये जो भी है टर्म, ये सभी टर्म अपने आप में एक मीन टर्म है। तो आई थिंक मीन टर्म भी आपको क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ करते हैं हम ब्लॉक डायग्राम डिकोडर का। तो ब्लॉक डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज डेट इनका कई सारा टाइप्स होता है, बट हम मान के चलते हैं 3 वेरिएबल लेते हैं एज ए इनपुट, ठीक है। तो 3 वेरिएबल के लिए कितना आउटपुट हमें मिलेगा वो चीज देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम इससे पहले भी कई बार ड्रॉ कर चुके हैं, जैसे कि हाफ हेडर का, फुल हेडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। तो आई थिंक आपको पता भी होगा ये सब कुछ। तो ए, बी और सी 3 इनपुट वेरिएबल ले रहे हैं। तो ये हमें पता है कि कितना आउटपुट, यदि हमारे पास 3 इनपुट है, यदि 3 इनपुट है हमारे पास, तो ये कितना देगा आउटपुट, आउटपुट दे देगा हमें 2 3, यानी कि 8 देगा आउटपुट। तो सबसे पहला D0, D1
D2, D3, ये सभी आउटपुट दे रहा है 3 वेरिएबल से, वो डिनोट करते जा रहे हैं हम। D से यानी कि डिकोडर, ये D5 हो गया, ये D6 हो गया, और लास्ट में D7 हो गया। यानी कि हमें आउटपुट कितना मिल गया, 8 हो गया। ये है हमारा किन चीज का ब्लॉक डायग्राम, तो डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगा आपको। यदि टू इनपुट रहता, तो हमारे पास यदि 2 इनपुट रहता तो उनके लिए 4 ही आउटपुट हमें मिलता। तो वो इस तरह से ड्रॉ करते हैं, D0, D1, D2 और D3, ये सभी आउटपुट मिल जाता हमें सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। इसी तरह यदि 4 वेरिएबल है तो इस फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हो उतना। ठीक है, तो आई थिंक ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे टाइप्स ऑफ डिकोडर। तो डिकोडर का टाइप देखते हैं। सबसे पहला है 2 to 4 डिकोडर। इसमें क्या है कि 2 इनपुट रहता है और 4 आउटपुट रहता है। वही फार्मूला 2 वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग ये निकल जाएगा। नेक्स्ट है 3 to 8 डिकोडर। इसमें क्या है कि 3 इनपुट रहेगा और आउटपुट में हमें 8 मिलेगा, जैसे कि अभी जस्ट ब्लॉक डायग्राम हम ड्रॉ किए हुए थे कि प्रीवियस स्लाइड पे। नेक्स्ट टाइप है 4 to 16 डिकोडर, यानी कि इसमें 4 रहेगा इनपुट और 16 आउटपुट रहेगा। और लास्ट है BCD टू डेसिमल डिकोडर। इसमें क्या है कि जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है उनको डेसिमल आउटपुट में कन्वर्ट करना रहता, और ये देगा 10 आउटपुट मिलेगा लास्ट वाले टाइप से। आई थिंक आपको ये सभी टाइप्स क्लियर होगा और आप सभी टाइप्स के लिए ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है ट्रूथ टेबल। तो डिकोडर का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। हम मान लेते हैं कि 3 वेरिएबल के लिए ही। ठीक है, आप खुद से 2 वेरिएबल के लिए बना सकते हो, 4 वेरिएबल के लिए 5, जितना मन है उतना का बना सकते हो, बट फिलहाल हम 3 का लेके चलते हैं। तो देखो किस तरह से, इधर तो इनपुट आ जाएगा। ठीक है, एक तो ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, एक सी ले लेते हैं। ये हमारा 3 इनपुट हो गया। क्लियर है, इनपुट वेरिएबल हो गया। और हमें आउटपुट कितना मिला था, 8 मिला था। आपको पता है जैसे कि 3 इनपुट ले रहे हैं तो हमें आउटपुट में 8 मिलेगा। तो D0 हो जाएगा, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा डिकोडर का। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे ट्रूथ टेबल को। ये हमारा हुआ आउटपुट, इधर आउटपुट लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 इनपुट है तो उसका बाइनरी नंबर किस तरह से लिखेंगे। ये आपको ये ट्रूथ टेबल किस तरह से याद रहेगा, साथ ही साथ वो भी बताते जाएंगे, तो आप कभी भूलोगे नहीं डिकोडर का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए। तो हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल है, तो हमें पता है कि सबसे राइट साइड वाला जो वेरिएबल है वहां से हम बाइनरी कोड लिखना स्टार्ट करते हैं और 0 1 के पेयर लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1। और हमें पता है 3 वेरिएबल है तो इनका पॉसिबल वैल्यू 8 हो सकता है। ये सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, तो आप जा करके देख सकते हो, बिल्कुल सीरीज में है सारा लेक्चर। तो यहाँ से 8 हो गया। फिर जो राइट साइड से जो सेकेंड नंबर पे वेरिएबल आएगा उन पे हम 2 0 2 1 का पेयर लगा करके लिखेंगे, 2 0 और 2 1, फिर 2 0
फिर 2 1। क्लियर है आई थिंक। फिर लास्ट में जो आएगा वेरिएबल राइट साइड से, उनमें 4 0 और 4 1 का पेयर लगाते हैं। तो 1 2 3 4, 4 0 हो गया और अब 4 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा इनपुट का वैल्यू रेडी हो जाएगा। अब आउटपुट कैसे फाइंड आउट होगा, तो आउटपुट आप याद रखना किस तरह से ट्रूथ टेबल का ड्रॉ होगा। तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला D1, इस वाले केस में ये ट्रू देता है आउटपुट में, और रिमेनिंग बाकी सभी 0 देता है, यानी कि फॉल्स देता है। तो आपको D0 वाले में, फर्स्ट वाले में लिखना है 1, रिमेनिंग जो भी है सभी में 0 पुट कर देना है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर D1 है, D1 में जो सेकेंड नंबर वाला है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, रिमेनिंग सभी में 0 लिख देंगे, 0 0 0। फिर अब इनमें भी यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। रिमेनिंग सभी में 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे भी 0। फिर D3 है, तो D3 में भी तीसरे वाले पे जाकर के नीचे में कि यहाँ पर आ जाएगा 1, और फिर रिमेनिंग जो भी है सभी पे 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर D4 है, तो D4 में भी 0 0 0, यहाँ भी 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे सभी में 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है D5, तो D5 में स्टार्टिंग में 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो और याद भी रख सकते हो कि डिकोडर का किस तरह से हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। फिर लास्ट वाले में D7 में ऊपर में सभी में 0 आ जाएगा और लास्ट वाले में सिर्फ 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लाइनिंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट लाइन हो रहा है ड्रॉ, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये सभी हमारे पास आ गया है आउटपुट। तो यहाँ से आप एक्सप्रेशन भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि D0 का बात किया जाए, तो D0 के लिए क्या हो जाएगा, मीन टर्म। तो देखो यहाँ पे ट्रू है, बाकी रिमेनिंग सभी 0 है, तो उन सभी से हमें कोई मतलब है नहीं। तो जहाँ पे ट्रू है तो उनके लिए हम जो इनपुट वेरिएबल है उनका हम लिखेंगे मीन टर्म। तो देखो यहाँ पे A का वैल्यू 0 है, B का भी वैल्यू 0 है और C का वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पे सभी पे कम्प्लीमेंट आ जाएगा, A कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट और C कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है D1, D1 के लिए हमें लिखना है मीन टर्म। तो D1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे A भी कम्प्लीमेंट हो जाएगा और B भी कम्प्लीमेंट हो जाएगा और C रहेगा विदाउट कम्प्लीमेंट वाला। फिर D2 के लिए देखते हैं मीन टर्म। तो D2 के लिए क्या हो जाएगा, 0 A कम्प्लीमेंट, B और C कम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर है D3, D3 में क्या है, यहां देखेंगे A कम्प्लीमेंट, B C, A कम्प्लीमेंट, B C। उसके बाद है D4, D4 ये रहा। D4 में क्या है, A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट। तो A B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट, ये D4 हो जाएगा। फिर D5 है, तो D5 में क्या होगा, A B कम्प्लीमेंट A C। D5 में क्या हो जाएगा, A B कम्प्लीमेंट और C। तो ये हो जाएगा D5 में। फिर है D6, तो D6 में क्या होगा, D6 का मीन टर्म हो जाएगा A B और C कम्प्लीमेंट, A B C कम्प्लीमेंट। और लास्ट है D7, तो D7 में क्या है,
सभी ट्रू है, यानी कि ए बी सी, तो ये हमारे पास सभी का मीन टर्म आ गया है, जो भी आउटपुट ट्रू है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए डिकोडर का। तो जो भी हमें एक्सप्रेशन आया हुआ था डिकोडर का मीन टर्म, तो वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हमें लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमारे पास इनपुट कितना है, 3 है, एक तो ए है, दूसरा बी है और एक सी है। तो इनके लिए लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले D0 के लिए बनाते हैं। तो क्या है इनके लिए, ए कंप्लीमेंट। तो हमें पता है कि कंप्लीमेंट के लिए हमें नोट गेट लगाना पड़ता है, तो ए कंप्लीमेंट यहां से आ जाएगा। और नेक्स्ट है बी कंप्लीमेंट, तो एक तो नॉर्मल आ जाएगा बी, ठीक है, बट इनका भी कंप्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें नोट गेट यूज करना पड़ेगा, तो बी कंप्लीमेंट आ गया। और तीसरा है सी, सी का भी कंप्लीमेंट चाहिए, तो सी में भी हम नोट गेट लगाएंगे। ये सब कुछ पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ से हमारा D1 का D0 का आ गया आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट है D1। D1 में क्या है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, तो ए कंप्लीमेंट यहां से मिल जाएगा। और नेक्स्ट है बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट यहां इधर से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी, सी नॉर्मल वाला चाहिए, तो सी यहां से ले लेंगे। तो ये हमारा आउटपुट आ गया D1 का। नेक्स्ट है D2। D2 में क्या है, ए कंप्लीमेंट बी और सी, तो ए कंप्लीमेंट यहां से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद बी है, बी नॉर्मल है, बी विदाउट कंप्लीमेंट वाला बी आ गया। फिर नेक्स्ट है सी कंप्लीमेंट, तो सी का कंप्लीमेंट वाला चाहिए, तो यहाँ से ले लेंगे सी कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा D2, ठीक है। फिर है D3, तो इनके लिए ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यहाँ से ले लेंगे, थोड़ा स्पेस का कमी है। उसके बाद बी यहाँ से ले लेंगे। फिर है सी, तो सी यहाँ से ले लेंगे। आप देखते जाना कहाँ से क्या ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया D3। उसका D4 है, तो D4 में क्या है, ए नॉर्मल ए चाहिए, ए मिल गया। नेक्स्ट है बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट यहाँ से लेना पड़ेगा हमें, बी कंप्लीमेंट ले लिए हम यहाँ से। उसके बाद है सी कंप्लीमेंट, तो सी कंप्लीमेंट यहाँ से लेना पड़ेगा हमें, तो सी कंप्लीमेंट थोड़ा आगे ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बन गया D4 का आउटपुट मिल गया, ठीक है। फिर D5 है, तो D5 के लिए चाहिए ए बी कंप्लीमेंट सी, तो ए तो नॉर्मली यहाँ से आ जाएगा, ए यहाँ से आ गया। और फिर इसको थोड़ा आगे ही कर लेते हैं, ठीक है। फिर है बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट हम यहाँ से ले सकते हैं, बी कंप्लीमेंट। फिर है सी, तो सी हम नॉर्मली यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा D5। तो इसी तरह से आप D6 और D7 का भी ड्रॉ करना, यहाँ से एक्सप्रेशन आप देख करके D6 और D7 बिल्कुल इसी तरह से लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लॉजिक सर्किट डायग्राम डिकोडर का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर।
तो मेन सबसे पहला पॉइंट है मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग। ये क्या करता है, मेमोरी का जो एड्रेस है उनको डिकोडिंग करने का काम करता है, जो कि यूज होता है रैम में और रोम में, इन दोनों चीज में। आप नाम भी सुने होंगे, रैम और रोम। रैम जैसे कि आपका जो फोन होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उनमें जो ऐप चलानी रहती है, उनका जो फास्ट, कितना फास्ट वर्क करेगा, कैसे वो मल्टीपल एप्स को हैंडल करेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है रैम पे, रैम में। नेक्स्ट है रोम। रोम जो होता है हमारा जो इंटरनल मेमोरी स्पेस जो होता है, उनको बोलते हैं रोम। जो हमारा जो वीडियो, ऑडियो, कोई इमेज है, वो स्टोर करने का काम करता है रोम। आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। तो ये जो है सेलेक्ट करता है पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, तो उनमें ये यूज होता है डिकोडर। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है, और माइक्रो कंट्रोलर में, जो कि यूज किस चीज लिए होता है, यूज फॉर इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग करने के लिए, और कंट्रोल सिग्नल जनरेशन के लिए। नेक्स्ट है डिस्प्ले सिस्टम के लिए यूज होता है, फिर है मल्टीप्लेक्सर कंट्रोल के लिए यूज होता है, और डेटा डिमल्टीप्लेक्सर के लिए होता है, और डिजिटल सिस्टम के लिए यूज होता है। तो इन सभी पॉइंट्स के लिए हमारा डिकोडर यूज आता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट्स के बारे में इधर एक्सप्लेनेशन है, आप इन सभी को खुद से पढ़ के समझ लेना और नोट्स जरूर बनाना, ताकि आपके एग्जाम के टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सब पॉइंट क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है एडवांटेज ऑफ डिकोडर। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंपल टू डिजाइन और एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। ये जो डिकोडर होता है, एक तो डिजाइन काफ़ी इनका इजी रहता है, सिंपल रहता है, और इनको इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी इजी रहता है। नेक्स्ट है फास्ट एंड रियलाइबल फॉर डिजिटल सर्किट ऑपरेशन। ये काफ़ी फास्ट भी होता है और रियलाइबल भी होता है डिजिटल सर्किट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स यूनिक आउटपुट। जो यूनिक आउटपुट होता है वो प्रोवाइड करता है फॉर एवरी इनपुट कॉम्बिनेशन, जितना भी इनपुट का कॉम्बिनेशन है उन सभी के लिए। नेक्स्ट है इसेंशियल फॉर डेटा रूटिंग। डेटा रूटिंग के लिए ये इसेंशियल रहता है, फिर कंट्रोल और सिलेक्शन टास्क के लिए भी। लास्ट पॉइंट है कैन बी कैस्केडेड टू फॉर्म लार्जर डिकोडर। जो लार्ज डिकोडर यदि हमें बनाना हो, क्रिएट करना हो, तो उनमें भी ये काफ़ी यूज आता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते 224, 328, इन सभी को। तो आई थिंक ये भी पॉइंट क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है डिसएडवांटेज ऑफ डिकोडर। सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस ग्रो एक्सपोनेंशियली। बोल रहा है कि जो हमारा जो आउटपुट होता है, आउटपुट लाइन जो होता है डिकोडर में, वो एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करता है। ये जो 2 पे पावर n है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। आप मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट, तो वही चीज है 2 पे पावर n, यानी कि एक्सपोनेंशियली तरीका से ये इंक्रीज होता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, क्योंकि ये काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, इसलिए इनको डिसएडवांटेज में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वायर्स मेनी लॉजिक गेट्स। इनको काफ़ी सारा लॉजिक गेट्स का जरूरत रहता है। जैसे कि अभी जस्ट देखे थे कि हमारा टोटल इस स्लाइड पे एडजस्ट नहीं हो गया था, 2 छोड़ दिए थे आप सभी के लिए, तो आप खुद से उनको ड्रॉ कर लेना ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग हार्डवेयर कॉस्ट, और ये हार्डवेयर का कॉस्ट भी काफ़ी इंक्रीज कर देता है। पावर कंज्यूमशन इंक्रीजेज विथ नंबर ऑफ आउटपुट। जितना नंबर ऑफ आउटपुट बढ़ेगा उतना पावर भी कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट है प्रोपेगेशन डिले इंक्रीजेज विथ सर्किट कम्प्लेक्सिटी। जैसे सर्किट का कम्प्लेक्सिटी, जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है, डिजाइन है, वो कम्प्लेक्स होते जाएगा, तो इनका प्रोपेगेशन भी डिले होते जाएगा, स्लो होते जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। लास्ट है कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये जो है कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है, और वो सिर्फ करता भी है तो डिकोडिंग करने का काम करता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स आज के लेक्चर का क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा।
तो इसी के साथ आपका लेक्चर द एंड हो रहा है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग द वीडियो। यदि आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।